Today, I'm going to discuss about right to freedom under Article 19 of Indian Constitution. This article guarantees every citizen six following fundamental freedoms, which is about speech and expression, which is about to assemble peacefully and without arms, to form associations और unions और cooperative societies को हम form कर सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं throughout the territory of India, freedom to reside and settle, हम कहीं पर भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, any part of territory of India, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business, कि भी हम किसी भी तरह का profession, किसी भी तरह की occupation या किसी भी तरह के business को चलाने की हमको आज़ादी है, हमको कहीं पर भी रहने की आज़ादी है, हमको थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम घूम सकते हैं, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, हम पीसफुली असेंबल कर सकते हैं खुद को विदाउट आर्म्स, अगर हमने कोई चर्चा विचार करना है उसके लिए, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार आर्टिकल 19 हमें देता है। क्लेम आर्टिकल 19। अब जो आर्टिकल 19 है ये कौन क्लेम कर सकता है? ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि भी क्या कॉरपोरेशन या फिर कोई कंपनी फंडामेंटल फ्रीडम को इन्वोक कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि भी जो पिटिशनर की कॉरपोरेशन है वो सिटीजन नहीं है और वो इस आर्टिकल को इन्वोक नहीं कर सकती है। ऐसे ही आरसी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स क्वेश्चनिंग में आ गए थे कि जब कोई सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज एन शेयर होल्डर कंपनी में एसोसिएट करते हैं, क्या उनके राइट्स खत्म हो जाते हैं? तो इसमें कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि अगर स्टेट कहीं ना कहीं कंपनी को इम्पेयर कर रही है राइट से, तो वो साथ की साथ जो शेयर होल्डर्स है उसके भी राइट्स को अफेक्ट करेगी। अब वो शेयर होल्डर सिटीजन्स ऑफ इंडिया है तो उनको प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी अंडर आर्टिकल 19 वुड बी अवेलेबल टू देम। फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 की ये एब्सोल्यूट नहीं है, एक्चुअली ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को सब्जेक्टेड है, और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये स्टेट द्वारा लगाई जाएंगी फ्रॉम आर्टिकल 2 to 6। इसमें स्टेट को एम्पावर कर रखा है फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ऐसे ही एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था जिसके अंदर कहा कि भी जो राइट लिस्ट कर रखे हैं फ्रॉम ए टू जी ऑफ आर्टिकल 19, ये एक कॉमन बेस या फिर इनकी कोई ये कॉमन बेस पे नहीं है, ये एक डिफरेंट डायमेंशन पे है, इनकी डिफरेंट फिलॉसफी है। और जो क्लोज 2 to 6 है ये एक्सप्लेन करता है ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी लॉ स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है टू अचीव ऑब्जेक्ट जो कि उसने उन्होंने सेव कर रखा है स्टेट ने। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के थ्रू हमारी फ्रीडम के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाकर जो स्टेट का ऑब्जेक्ट है वो उसे अचीव कर सकता है। जब कभी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जाएगा आर्टिकल 19 पे, तो वो किया जाएगा क्लोज 2 एंड क्लोज 3 के अकॉर्डिंग। अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज की जाएगी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ जो कि इनेक्ट की गई है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर द्वारा। अब जो रिस्ट्रिक्शन है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक होनी चाहिए या फिर पर्टिकुलर पर्पज के लिए होनी चाहिए जो कि परमिट करती हो ऐसी इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन को ऑन द पर्टिकुलर फ्रीडम। कोई भी पर्टिकुलर फ्रीडम जो कि ए टू जी बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम जो हमारे बता रखे हैं, अगर उसके ऊपर हमको कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करनी है तो वो हम अकॉर्डिंग टू क्लोज 2 और क्लोज 3 के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भी सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल आ जाता है, कोई जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर कोई क्वेश्चनिंग आ जाती है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के साथ अगर हमारे खराब हो जाते हैं तब, या फिर पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाता है, डिसेंसी और मोरलिटी या डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस होता है, तब हम ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं फ्रॉम एनी हेड ऑफ ए टू जी आर्टिकल 19। अब जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, टायरनी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर की भी किसी भी एक स्टेट को उठाया और उसकी ये जो फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर ए टू जी बता रखी है वो खत्म हो जाए। अब अगर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है तो फिर ये इनकॉर्पोरेट करती है कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू का। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि एग्जीक्यूटिव का इन्फ्रिंज कर रहा होगा राइट्स के द्वारा, तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग उनके एक्शन को क्वेश्चनिंग में ले सकती है और उनसे पूछ सकती है, उनसे क्लैरिफिकेशन मांग सकती है उस चीज के लिए कि भी व्हाट वाज द रीजन फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन
which was not reasonable. Of freedom of speech and expression, Article 19, Clause 1, Subclause A and 19 क्लोज टू। अब रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक केस था जिसमें कोर्ट ने ले डाउन किया कि भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या फिर जो प्रेस है ये एक फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बगैर अगर कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन अगर नहीं हो रहा है, अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है और वो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी उस चीज के लिए। और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पॉपुलर गवर्नमेंट इज पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल होगा जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है प्रॉपरली। अब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये डिमांड करती है अपने हर एक उस सिटीजन को एक्टिव एंड इंटेलिजेंट हो, उसकी पार्टिसिपेशन हो इन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी, और जो पब्लिक डिस्कशंस के अंदर हो पार्टिसिपेशन उसकी, एंड बेसिक फीचर ऑफ रेशनल प्रोसेस एंड डेमोक्रेसी जो कि डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ रैशनल प्रोसेस, ये बहुत डिफरेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जो कि हैज बीन ऑब्जर्व देयर। जो अब कोई भी सिटीजन है इंडिया का, उसके पास राइट है अपने सेंटिमेंट्स को ले डाउन करने का। ही प्लीजेस बिफोर द पब्लिक, वो किसी के पास भी जाकर बोल सकता है, अपनी बातें रख सकता है। फ्रीडम टू एयर वंस व्यूज, वो खुद के व्यूज को या दूसरे के व्यूज को एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर दूसरों को दे सकता है। अगर कोई भी अटेम्प्ट ऐसी होती है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सफोकेट करती है, गैग करती है, तब वो जो राइट होगा वो एक डेथ किनल पे होगा, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो एटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की तरफ अहेड करेगी वो चीज, तो वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ऐसे मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो मीन्स दैट राइट टू स्पीक एक्सप्रेस द वे आई एम डूइंग टू यू गाइस। पहले हर एक के पास अधिकार नहीं होता इस चीज का, आज सबके पास अधिकार है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हमारे पास ये बोलने के, अपने आप को एक्सप्रेस करने के अधिकार है। वंस ओपिनियन बाय वर्ड्स, by words I'm telling you, by mark, writing, printing, pictures, or any kind of profession I can follow. When a person is talking on a telephone, he is exercising his right to freedom of speech and speech and expression. मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ, तो ये मेरा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है फ्रीली प्रोपोगेट करना, कम्युनिकेट करना और सर्कुलेट करना किसी भी ओपिनियन या व्यू को। मेरा किसी चीज के लिए व्यू है तो मैं उसके पैम्पलेट छपवा सकता हूँ और बांट सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, प्रोपोगेट कर सकता हूँ चीज के लिए। जैसे कि फार्म लॉज को लेकर लोग एक दूसरे को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस ला रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं। ऐसे ही कोई नई बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना आया या फिर एड्स आया, इबोला आया, स्वाइन फ्लू आया, इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। तो इस अवेयरनेस के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब सरकार या के लिए अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार रखेगी तो लोगों के पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो सबके पास अधिकार होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है जिसके पास बोलने का और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार हो। एंड कंटेंट ऑफ फ्रीडम। अब जो फ्रीडम है इसकी क्या कंटेंट है, कहाँ तक इस फ्रीडम को आप यूज कर सकते हैं? क्या आप अपनी सरकार से सवाल कर सकते हो? तो जी हाँ, आप कर सकते हो। इसके लिए एक एक्ट लेके आया गया था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, जो कि पास किया गया था ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की, जो उसको सेट करने के लिए। अब इसका नाम बदल दिया 2005 के अंदर, जिसका नाम रख दिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि हर एक इंसान आजकल के टाइम में कहता है मैं आरटीआई लगा के पता लगा लूंगा अगर आपने ये काम सही किया है या गलत किया है तो उसे पता लग जाएगा। तो ये प्रोवाइड करता है फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पर्सन, जो कि रिक्वेस्ट एक पेमेंट होती है जो कि प्रिस्क्राइब फीस होती है, 10 रुपए फीस होती है, जिसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो कि काम कर रही है उस रिलेशन के अंदर। और आपको इससे कोई मना नहीं कर सकता है कि भी मैं आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। पर हाँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो आप नहीं ले सकते आरटीआई के अकॉर्डिंग। वो इंफॉर्मेशन हो जाती हैं जो कि रिलेट करती है नेशनल सिक्योरिटी से, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बारे में या इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द लाइक फॉर्म, जो कि आरटीआई है इसको रिवील नहीं करता। या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की थी, पहले नहीं था कि भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आरटीआई या इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं ओपननेस या ट्रांसपेरेंसी, कैसी उनकी अपॉइंटमेंट होती है उसके ऊपर, या फिर उनका कितना एसेट्स हैं उनके पास, क्या क्या चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग डिक्लेयर करना। तो ये 2009 के अंदर ये
बीच में लेके आए थे इनको भी, जजेस को, कि भी हाँ ये भी आरटीआई के अंडर आते हैं फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशरी। तो इस चीज के लिए भी इसको लेके आए थे। अब राइट टू एग्जामिन एंड टू हैव एक्सेस ऑफ एवल्यूटेड स्क्रिप्ट। देखिए पहले ना हर एक बच्चा पेपर देता था, उसको डाउट होता था कि भी उसका पेपर ढंग से चेक हुआ है क्या नहीं, वो बहुत बेहतर करके आया था एग्जाम में। तो ये लेके आए थे, यही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप अपनी जो एग्जाम शीट्स हैं उसे भी निकलवा सकते हैं। हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आरटीआई एक ऑफिस होता है जहां पर आप जाकर 10 रुपए फीस देकर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी स्क्रिप्ट है, आंसर स्क्रिप्ट है, उसको देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। और प्रीतम रूज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ही केस था। डिनायल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स टू एग्जामिन वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ एग्जामिन constitutional right to expression and formation available under the article 90 read with the right of information act. So same thing what I have told you before कि भी आप under the right to information act 2005 by writing an application you can check your answer sheets. ऐसे ही of citizen voters to know the antecedents of the candidates at election। अब आपके शहर मोहल्ले में कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो आपके पास अधिकार है उसके क्रिमिनल पास्ट को जानने का, उसके कार्यकाल, जो भी वो इलेक्शन के मैटर्स में जब तक वो रहा है उसके कार्यकाल को जानने का आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी एमपी एमएलए अगर खड़ा हो रहा है तो आप उसके जो भी कार्यकाल, उसने जितना भी काम किया वो सब जान सकते हो, कितने क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जहां पर वोटर के पास राइट है अपने जो भी इनके एमपी एमएलए इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके कार्यकाल, जो भी पिछला कार्यकाल था उसमें उन्होंने क्या किया है, क्या उनके पास क्रिमिनल पास्ट है, क्या है या नहीं है। तो अब देखिए अगर आपके देश को कोई क्रिमिनल गुंडा रूल कर रहा होगा तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली और ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन एंड टू मूव एनीवेयर फ्रॉम ए टू जी ऑफ आर्टिकल 19 घुस जाएगी, कहीं पर भी घुसा सकते हैं जहां पर वो चाहेंगे। गुंडा ऐसा ही करता है, गुंडे का काम क्या है। देश चल रहा है अच्छा अभी फिलहाल, है कुछ कह रहे हैं कि भी अ, गुंडे चला रहे हैं, गुंडे चला रहे, पर मैं तो नहीं मानता इस चीज को। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। राइट अगेंस्ट साउंड पोल्यूशन। अब देखिए साउंड पोल्यूशन की बात है, ये मौलाना मुफ्ती साहिद वर्सेस नूरन रहमान बरकती थे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। इसमें क्या था कि भी ये जनाब अजान देते वक्त लाउड स्पीकर यूज करते थे, माइक्रोफोन यूज करते थे। एंड उन्होंने कहा कि भी नो वन कुड अंडर आर्टिकल 19(1) भाई आपको ठीक है फ्रीडम दे रखी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, पर ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये सस्पेंड, जो सस्पेंड कर दे दूसरों के राइट्स को या फिर डिस्टर्ब करे ह्यूमन राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स को। टू स्लीप एंड लेजर, भाई आराम ही ना कर सके बंदा, सवेरे के 4 बजे उठ के तुम स्पीकर पे जोर जोर से बोल रहे हो, ठीक है। अब भाषा भी तो समझ आनी चाहिए। अब आपकी भाषा में कुछ बोल रहे हो आप, हमें क्या पता, ठीक है, अल्लाह के बस शब्द हैं, बोल हैं, सुन लेते हैं, रिस्पेक्ट होती रहेगी, पर इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आर्टिकल 19 जो था ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, और ये वॉलेटिव नहीं होगा अंडर आर्टिकल 25 जो कि रिलीजन के ऊपर बात करता है। Now, freedom of silence and right not to speak। भी जो ये एमएनओ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भी जो पर्सन है ये इसको कंपेल नहीं किया जा सकता किसी को भी टू सिंग नेशनल एंथम if he has genuine objection based on the religious belief। I'm now look there are some people those who say बोलो जय श्री राम या फिर नेशनल एंथम क्यों नहीं बोला। अब कुछ मुस्लिम्स होते हैं वो भारत माता की जय नहीं बोलते क्योंकि भारत वॉज एन मेल और भारत की माता की जय वॉज एन डिफरेंट कंसर्न, तो इसलिए वो मानते नहीं इस चीज को। तो आप किसी को नेशनल एंथम के लिए कंपेल नहीं कर सकते कि दैट यू हैव टू सिंग अ नेशनल एंथम इफ यू डोंट फील लाइक टू, देन ही कैन नॉट, you cannot, but you can participate, like if he's standing there and he's bowing down his neck and he's uh, like giving respect is everything, like okay। बट जो नेशनल एंथम होता है वो हमेशा ओपन एयर के अंदर होता है। ये जो सिनेमा हॉल्स के अंदर चलता है नेशनल एंथम, ये बेफालतू की ड्रामाबाजी है। कोई भक्ति, अगर पैट्रिज्म की बात है तो भाई देखो पैट्रियोटिक लोग जो होते हैं वो फिल्में देखने नहीं जाते सिनेमा हॉल के अंदर, और सिनेमा हॉल के अंदर पहली बात है बंद छत के नीचे आप नेशनल एंथम कर कैसे सकते हो। हम भी पढ़े हैं स्कूल में, आर्मी स्कूल में, हमने तो आज तक क्लास में नेशनल एंथम नहीं किया। बाहर सड़क पे निकल के, मतलब लाइक ग्राउंड्स, 8 ग्राउंड्स होते थे वहां। राइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट
एक्सप्रेस हिमसेल्फ। एम हसन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का ये केस था कि भी आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने हेल्ड किया कि भी रिफ्यूजल ऑफ द जर्नलिस्ट। देखिए, अब किसी बंदे को हमने कन्विक्ट कर लिया है, उसके ऊपर कोई ऑफेंस का चार्ज है, वो जेल में है, तो हम किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते, किसी जर्नलिस्ट को या वीडियोग्राफर को फॉर सीकिंग इंटरव्यू, उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रिजनर के पास भी राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। दैट डजंट मीन कि भी अगर कोई प्रिजनर बन गया है या उसके ऊपर कोई ऑफेंस चार्ज लगा दिया गया है पुलिस ने, तो वो एक जानवर बन गया है। तो ऐसा नहीं है, उसको भी राइट्स हैं उतने ही, जितने अधिकार है आपके पास उतने ही प्रिजनर के पास है। तो सीकिंग एन कंडेम प्रिजनर अमाउंटेड टू डिप्रिवेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 था। अब राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ये नवीन जिंदल का केस था। इसमें फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19 क्लोज 1 था। इसमें कहा कि भी सो लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन जो कन्फाइंड है नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड लव फॉर द मदरलैंड, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। देखिए, आप तिरंगे को यूज कर सकते हैं अगर आप नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म और फिर लव फॉर मदरलैंड है, तब आप इस झंडे को फहरा सकते हैं। पर इसका भी फ्लैग कोड है कि भी सुबह कितने बजे चढ़ाना है, शाम को कितने बजे उतारना है, खुले आसमान में वेदर कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से इसको देखा जाता है। और इस झंडे से ऊपर कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। तो ये फ्लैग कोड है, आप इसको बाइक गाड़ियों पे नहीं लगा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गाइस मेक टू श्योर डोंट यूज दिस फ्लैग्स outside the car or on the bike because this is against the flag code. अब इसमें ये कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। Reasonable restriction on freedom of speech and expression. Look, these reasonable restriction can be imposed only by state. Now, a state can impose if there is a danger to the security of the state. Then they can impose reasonable restriction when the public order is not well settled, और जब लोग बागी हो गए हों, जब लोग वेज वॉर कर रहे हों अगेंस्ट द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। अब हमारे कोई फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ और कोई फेक प्रोपेगेंडा चला दिया जाए, तब हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं ऑन द फंडामेंटल फ्रीडम्स। पब्लिक ऑर्डर अगर खराब हो गया हो, जो कि पब्लिक सेफ्टी, पीस एंड ऑफेंस अगर ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ हो जाता है, तब हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जब कोई बात ऐसी प्रोपोगेट करी जा रही हो जो कि अगेंस्ट द स्टेट डिसेंसी और मॉरलिटी है, तब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई भी पर्सन अगर स्कैंडलाइज करता है अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट को, तब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है उसकी फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की जब बात आ जाए तब, या फिर सीडिएशन की बात आ जाए, तब हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सीडिएशन मीन्स देशद्रोह, और ये आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर डिफाइन कर रखा है। Now, freedom of assembly, Article 19, Clause 1, Subclause B and Article 19, Clause 3. अब जो ये freedom of assembly है, ये इफेक्ट है freedom of speech and expression का, for the very purpose of holding an assembly. अब जब तक आप लोगों की असेंबली नहीं होगी फॉर कंसल्टेशन एंड फॉर एक्सप्रेस वंस व्यू, अपने व्यूज को एक्सप्रेस ना कर सके इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, तो वो पब्लिक जो है वो एजुकेट नहीं हो पाएगी, वो अपने ओपिनियंस को रख नहीं पाएगी इन रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। अब देखते होंगे बड़े बुजुर्ग हमारे बड़ के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई कहीं बैठा, तो वहां पर इनकी ताश के साथ ये चर्चा और वार्तालाप जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, पॉलिटिकल कंडीशंस को लेकर, रिलीजियस कंडीशंस को लेकर ये अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी के अंदर हमको एक फ्रीडम है कि हम असेंबल कर सकते हैं खुद को। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट वर्सेस क्रुक शैंक का केस था, जिसमें एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि इम्प्लाई करती है अपने सिटीजन्स को टू पीसेबली फॉर कंसल्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, भी वो पीसेबली असेंबल करें फॉर पब्लिक अफेयर्स। और ये इंक्लूड करता था राइट टू होल्ड मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, आप पब्लिकली बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं पार्क में, कहीं पर भी, जो कम्युनिटी सेंटर्स हो गए हैं इसके लिए। एंड ये प्रोसेशंस भी इंक्लूड करता था, डेमोन्स्ट्रेशंस भी इंक्लूड करता था। अब पर इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी जो कि फ्रीडम ऑफ असेंबली पे थी। ये थी कि ये पीसफुल होनी चाहिए, इसमें किसी हथियार का यूज नहीं होना चाहिए, और जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है अंडर क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 19 इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ
India. Freedom to form associations or unions or cooperative societies, Article 19 Clause 1 Subclause C and 4 ये गारंटी करता है हर एक सिटीजन्स को फ्रीडम एक एसोसिएशन बनाने के लिए, यूनियन बनाने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, पर जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है इन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। कि भी स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनियन और एसोसिएशन के ऊपर इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर और द मोरलिटी और द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही स्कोप ऑफ राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनिक। अब इसका स्कोप क्या है? एसोसिएशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पर्सन जो कि ज्वाइन होते हैं टुगेदर फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो मैं और मेरे दोस्त हैं, मैं कंपनी खोलता हूँ, तो वो कंपनी मैं कैसे खोलूंगा? और कुछ लोगों को एसोसिएट करके अपने साथ। अब वो लोगों को एसोसिएट करूंगा किस चीज के लिए? एक पर्टिकुलर एक सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर द इम्प्रूवमेंट वेलफेयर एडवांटेज ऑफ द पब्लिक और सम साइंटिफिक और सिमिलर पर्पस। किसी भी सिमिलर पर्पस के लिए, कुछ भी ऐसा जो से कि मैं क्लब बना रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, सोसाइटीज, ट्रेड यूनियंस, कंपनीज एंड लाइक बॉडी ऑफ अ पर्सन। सो हम एसोसिएशंस बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है एंड रेजिडेंस, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई एंड आर्टिकल 19 क्लोज 3। ये कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में। हर एक सिटीजन्स को गारंटी करता है कि भी आपके पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, मूव कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी। और जो throughout the territory of India. It means right to move out throughout the territory of India. Means right of locomotion. कहीं पर भी इधर से उधर जाना। मान लो आज मेरा मन, मैं हिसार में बैठा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं जम्मू चला जाऊँ, तो मैं गाड़ी उठाया जम्मू चला जाऊँ, कोई नहीं रोक सकता। बस वहाँ पे अगर कोई चेकिंग पोस्ट है तो वो मेरे को जरूर दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं वहाँ कहूँ कि मेरे को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज डी इसके अकॉर्डिंग एंड दैट। सो देखिए वहां पर भी स्टेट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इसलिए वहां पर चेक पॉइंट्स है। नाउ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द ग्राउंड्स इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब वहां पे रह सकती है, उसके इंटरेस्ट में हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या फिर जनरल पब्लिक के लिए कोई भी उनके इंटरेस्ट के लिए हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। राइट टू यूज हाईवेज रोड ब्लॉकेज। अब क्या होता है? राइट टू मूव है, ये इंक्लूड करता है रोड्स, हाईवेज। देयरफॉर जो ब्लॉकेज है विच जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली। अब देखिए हर कोई जा रहा है, आ रहा है, और किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए हम वो ब्लॉकेज लगा देते हैं रास्ते के अंदर, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली। It guarantees every citizens of India right to reside and settle in any part of India. आप देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। द राइट सब्जेक्ट टू, ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से है, इम्पोज है, जो कि स्टेट इम्पोज कर सकती है जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अब जो ऑब्जेक्ट है गारंटी कर रखा है क्लोज डी के अंदर एंड क्लोज ई के अंदर, वो इंडियन सिटीजन्स को नेशनल माइंडेड बनाने के लिए है कि भी आप पूरे देश में कहीं पर भी आ जा सकते हो, रह सकते हो, ताकि उनको एक नेशनलिटी की फीलिंग आए कि भी ये देश हमारा है। किसी को ये ना लगे पंजाब सिर्फ पंजाब सरदारों का है, पंजाबियों का वहां पे हिंदू नहीं रहता, ऐसा नहीं। पंजाब में हर एक धर्म प्रांत के लोग रहते हैं, ऐसे ही हिसार में अलग धर्म प्रांत के लोग रहते हैं, हरियाणा के अंदर सिर्फ जाट ही नहीं रहते, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं, ताकि इनमें नेशनलिटी, नेशनल माइंडेड हो वो लोग, इसलिए इस प्रोविजन को लेके आया गया था। अब जो मूव फ्रीली रिसाइड एंड सेटल इन पार्ट ऑफ इंडिया अंडरलाइंस दैट इंडिया इज वन यूनिट, ये एक यूनिट है सो फार एज द सिटीजन कंसर्न इन इंडिया प्रोवाइड अ सिंगल सिटीजन। दिस इज व्हाई इंडिया इज प्रोवाइडिंग सिंगल सिटीजनशिप। इट इज नॉट लाइक यूएसए कि भी फेडरल की तो अलग है और स्टेट्स की अलग है, नहीं, यहाँ पर इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। दिस इज बिकॉज कि भी वो पूरे इंडिया में घूम फिर सके, रिसाइड कर सके, सेटल हो सके कहीं पर भी इंडिया में। पर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग मान लो कि भी जम्मू में आपके पास जगह आपको नहीं ऑथोराइज करते रहने के लिए, रिसाइड या सेटल करने के लिए, तो आप नहीं रह सकते वहां पर। पर अगर आपको कहीं पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप रह सकते हैं, तब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म प्रांत के हो तो आप यहाँ पर नहीं रह सकते। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। देखिए आपके पास फ्रीडम है
आप किसी भी तरह का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या फिर ट्रेड और बिजनेस को आप कर सकते हैं। ये ऑक्यूपेशन जो है सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो कि पर्सन को ऑक्यूपाइड करता है या एंगेज करता है। प्रोफेशंस मीन रिक्वायरिंग द एक्सरसाइज ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। ये किसी तरह की इंटेलेक्चुअल स्किल होती है जो किसी की जाती है, ऑफन कपल्ड विद मैनुअल स्किल। मैनुअल स्किल भी होती है इसमें। अब किसी को लाइक हेयर कटिंग आती है तो वो प्रोफेशन में आ जाता है, डॉक्टरी है ये प्रोफेशन में है, एडवोकेसी ये प्रोफेशन में है। पर अगर हम प्रोफेशनल वे से बात करें हेयर स्टाइलिस्ट, तो हर एक हेयर स्टाइल डिजाइन नहीं कर सकता है, उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, मैनुअल स्किल चाहिए आपको, तो वो मैनुअल स्किल उसके पास है। या कोई घर बनाने वाला है, मिस्त्री है, मजदूर है, उसके पास, तो वो किसी भी तरह का ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन को कोई भी फॉलो कर सकता है। वो वेल्थ ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, मटेरियल सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज आर्टिकल इधर बाय बार्टर, बार्टर और बाय मनी सर। पहले बार्टर सिस्टम होता था, किसी चीज के बदले कोई चीज दे ली। बस एक मूर्ति है तो मूर्ति देकर मैं आपसे घड़ी ले लूं या जो भी है, तो वो बार्टर सिस्टम था। आज वो मनी से चेंज हो गया है, आज पैसे से हम एक दूसरे से चीजें खरीद लेते हैं, जो भी